चलिए, तो हमने आपका सेल मेम्ब्रेन देख लिया था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं, ये हमने देख लिया था। हमने टोनिसिटी देख ली थी, जिसमें हमने हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक ये सब देख लिया था। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा, तो आज हम बात करेंगे हमारे सेल वॉल की। ठीक है, कि असल में सेल वॉल क्या होता है। ठीक है, तो सेल वॉल बेसिकली क्या है आपका। ये सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ आपकी जो प्लांट सेल होता है सिर्फ उन्हीं में प्रेजेंट होता है। एनिमल सेल के पास ये प्रेजेंट नहीं होता है, एब्सेंट होता है वहाँ पे। ठीक है, और पहले लिख लेते हैं और असल में होता क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं। तो इट इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ प्लांट सेल। ठीक है, आउटर मोस्ट कवरिंग है ये प्लांट सेल की। फिर सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, बार बार बोल रहा हूँ, एनिमल सेल में ये चीज़ प्रेजेंट नहीं होती। एनिमल सेल में सिर्फ और सिर्फ आपका प्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन ही प्रेजेंट होता है। और जब हम इसके वो देखेंगे असल में कि किस तरीके से आपके इस प्लांट सेल और एनिमल सेल दिखते हैं, जब हम इसके डायग्राम देखेंगे तब आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि कैसा है क्या है। ठीक है, तो इट इज़ एब्सेंट इन एनिमल सेल। ठीक है, आपके जो एनिमल के सेल है उसमें एब्सेंट होता है। इट इज़ रिजिड, स्ट्रॉन्ग, पोरस। ये सेलेक्टिवली परमिएबल नहीं होता, जैसे आपका सेल मेम्ब्रेन होता है उस तरीके से ये सेलेक्टिवली परमिएबल नहीं होता, ये सबको आने जाने देता है। ठीक है, एंड नॉन लिविंग स्ट्रक्चर। ठीक है, फिर हम बोल सकते हैं कि असल में बनता किससे है, तो इट इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज से बना होता है। प्लस इसके बारे में हम एक और चीज़ लिख सकते हैं कि असल में जो आपके प्लांट सेल होते हैं वो इसे खुद ही सेक्रीट करते हैं और बाद में जाके ये उनकी प्रोटेक्शन करता है। कि आपका जो सेल है वो इसे खुद सेक्रीट कर रहा है, प्लांट का जो सेल है वो खुद सेक्रीट करता है और ये बाहर चले जाते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं आपके प्रोटोप्लाज्म को, पूरा जो आपका प्रोटोप्लाज्म है। और प्रोटोप्लाज्म तो अब आपको पता चल ही गया है कि असल में होता क्या है। आपका सेल मेम्ब्रेन, आपका न्यूक्लियस एंड आपका साइटोप्लाज्म, इन तीनों को जब मैं मिला देता हूँ, जब मैं बात करता हूँ लिविंग स्ट्रक्चर ऑफ सेल की, तो उसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि सेक्रीटेड बाय सेल itself for protecting plasma membrane and cytoplasm। ठीक है, तो ये आपका बेसिक चीज़ हो गई। अब देखिए इसमें एक नोट वाली चीज़ है, ये जनरली वन वर्ड में पूछ लिया जाता है तो मेंशन करना इम्पोर्टेंट है कि असल में अगर आपके दो सेल वॉल, लिख लेते हैं पहले, सेल वॉल ऑफ टू सेल आर joined बाय अ लेयर। देखो क्या होता है, आपके जब दो सेल वॉल आपस में जुड़े हुए हैं, मतलब दो सेल हैं उनके सेल वॉल अगर आपस में जुड़े हुए हैं, तो उस वो जो लेयर होती है जिसकी वजह से वो जुड़े होता है, तो उसका एक पर्टिकुलर नाम है जिसे हम लेमा कहते हैं। ठीक है, तो ये पूछ लिया जाता है वन वर्ड वगैरह में, तो ऐसी नोट के तौर पे आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो अब अगर हम इसकी फंक्शन देखें कि असल में इसके फंक्शंस क्या है, फंक्शंस पे थोड़ी प्रकाश डालें, तो फंक्शंस इसके हैं कि इट प्रोवाइड्स डेफिनेट डेफिनेट शेप टू द सेल। सेल को, आपका जो सेल है उसे प्रॉपर शेप प्रोवाइड करता है ये सेल वॉल। इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ
टू द सेल, आपका जो सेल है उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। देन इट इज़ परमिएबल एंड अलाउ substances of different sizes। ये परमिएबल होता है, ये सेमी परमिएबल नहीं होता या सेलेक्टिवली परमिएबल नहीं होता जैसे कि आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, देन इट इज़, ये तो खैर फंक्शन हम लिख ही चुके हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये बेसिकली आपके फंक्शंस हो गए। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि असल में क्या होता है कि एक प्रोसेस आती है जिस प्रोसेस का नाम है प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस, तो नाम जितना ख़तरनाक लग रहा है उतना ख़तरनाक है नहीं। असल में इसमें क्या होता है कि लेट से कंसीडर करते हैं कि ये हमारा एक सेल है। ठीक है, ये आपका एनिमल सेल है। एनिमल सेल जनरली आपका रेक्टेंगुलर इन स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये आपका एनिमल सेल है। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया न्यूक्लियस और ये आपका साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म हो गया। ठीक है, तो ये जो आउटर मोस्ट पार्ट है ये क्या है आपका सेल वॉल। ठीक है, ये जो इनर वाला पार्ट आपको दिख रहा है ये क्या है आपका सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, दिस इज साइटोप्लाज्म एंड दिस इज न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है प्लांट सेल का। प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है? प्लाज्मोलाइसिस में असल में पानी का जो आपका सेल है वो कुछ पानी लूज़ करने लग जाता है ड्यू टू ऑस्मोसिस। तो वो पानी लूज़ करने की वजह से क्या हो जाता है, आपका जो सेल का स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से हो जाता है कि सेल वॉल बाहर ही रह जाती है, बट जो प्रोटोप्लाज्म है आपका, जो पूरा का पूरा लिविंग स्ट्रक्चर है वो पूरा अंदर आ जाता है। मतलब ये पूरा आपका ये स्ट्रक्चर। ठीक है, ये आपका न्यूक्लियस, दिस इज़ साइटोप्लाज्म। तो ये आप देख रहे होंगे कि असल में ये आपकी सेल वॉल है, आउटर मोस्ट कवरिंग, एंड दिस इज़ सिंपल स्पेस, आपकी वाइट स्पेस है। ठीक है, जो कि क्रिएट हो गई क्योंकि ऑस्मोसिस से आपका जो सेल है उसने वाटर लूज़ करा, तो इस वजह से क्रिएट हो गई। दिस इज़ योर सेल मेम्ब्रेन, दिस इज़ साइटोप्लाज्म एंड दिस इज़ न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये आपका ऐसा हो जाता है कि आपकी स्पेस क्रिएट हो जाती है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस, जो प्लांट सेल में होता है, जिसमें आपका जो वाटर है, जो आपका सेल होता है, सेल वाटर लूज़ करता है बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, और ऑस्मोसिस के थ्रू यहाँ पे जो एक गैप बन जाता है सेल वॉल और ये पूरे प्रोटोप्लाज्म के बीच में आपका गैप बन जाता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, तो इसके बारे में लिख लेते हैं कि व्हेन लिविंग plant cell loses water through osmosis, there is a shrinkage or contraction of protoplasm away from the cell wall। ठीक है, अब आपको प्रोटोप्लाज्म का असल में मतलब पता होना चाहिए। प्रोटोप्लाज्म मैं बता चुका हूँ किसका कॉम्बिनेशन, आपका न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड आपका सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो जनरली आपका जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो श्रिंक हो जाता है। आप देख ही पा रहे होंगे यहाँ पे ये श्रिंक हो गया और ये पूरी की पूरी स्पेस आ गई बीच में। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, अब बेसिक डिफरेंस देख लेते हैं कि असल में आपका जो सेल वॉल है एंड सेल मेम्ब्रेन है,
इसके बीच में अगर डिफरेंस आ जाता है तो हम क्या लिखें? तो देखो, सेल वॉल का सबसे पहला हम ये लिख सकते हैं कि सेल वॉल सिर्फ़ और सिर्फ आपके प्लांट सेल में होती है। तो अभी के लिए मैं सिंपल ऐसे लिख रहा हूँ, ओनली इन प्लांट सेल। आपको नॉर्मली पूरा लिखना है कि सेल वॉल इज़ प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, या फिर इट इज़ ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल। ठीक है। और बोथ, ये असल में दोनों में है, बोथ इन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। ठीक है, दोनों में प्रेजेंट होता है। फिर अगर मैं बात करूं तो ये आपकी नॉन लिविंग होता है। ठीक है, सेल वॉल आपकी नॉन लिविंग है एंड थिक, काफ़ी मोटी होती है। बट ये अगर मैं बात करूं तो लिविंग है एंड थिन। ठीक है। फिर नेक्स्ट चीज़ हम बोल सकते हैं कि ये आपकी फ्रीली परमिएबल है। ठीक है, मतलब कोई भी चीज़ यहाँ पे आ जा सकती है, बट ये आपकी सेलेक्टिवली परमिएबल है। ठीक है। फिर नेक्स्ट हम बोल सकते हैं कि ये आपकी सेलुलोज से बनी होती है, मेड अप ऑफ सेलुलोज। ठीक है, बट ये जो है ये आपका प्रोटीन्स एंड लिपिड से बना होता है। तो मेड, जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है, मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। ठीक है। और क्या लिख सकते हैं? और कि असल में ये आपको प्रोवाइड स्ट्रेंथ वगैरह प्रोवाइड करती है, प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड स्ट्रेंथ। और ये असल में आपके जो भी सेलुलर कंटेंट है आपका, सारी की सारी जो भी ऑर्गेनलीज़ है, सेल ऑर्गेनलीज़ है, न्यूक्लियस है, उन सबको कंटेन करती है। ठीक है। तो होल्ड सेलुलर कंटेंट। ठीक है। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है आपका सेल वॉल एंड आपके सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। ठीक है। तो यहाँ पे आपने दो चीज़ों के बारे में अब आप पढ़ चुके हैं सेल का डिटेल में, जो है आपका सेल मेम्ब्रेन एंड आपका सेल वॉल। ठीक है, इनके बारे में आप डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब बारी आती है उसके नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की। जो नेक्स्ट चीज़ है वो है आपका न्यूक्लियस, जो सबसे बढ़िया, मतलब जिसको हम बेसिकली हेड क्वार्टर ऑफ द सेल भी बोलते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस हेड क्वार्टर ऑफ द सेल। ठीक है, जो जैसे कि आपकी बॉडी में आपका हेडक्वार्टर क्या है, ब्रेन, उस तरीके से सेल की बॉडी में उसका हेडक्वार्टर क्या है, न्यूक्लियस। ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं इसके बारे में कि इट कंट्रोल्स द सेलुलर एक्टिविटीज़। आपकी जो भी सेल में एक्टिविटीज़ हो रही है, एक्टिविटीज़ जो भी सेल में आपकी एक्टिविटीज़ हो रही है, वो सारी की सारी एक्टिविटी कौन कंट्रोल करता है, आपका न्यूक्लियस। ठीक है। फिर इट हैज़ डबल लेयर्ड covering called न्यूक्लियर प्लाज्म, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। प्लाज्म तो उसके अंदर होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है। फिर हम लिख सकते हैं कि असल में आपका ये जो न्यूक्लियस होता है, इसमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिसकी वजह से जो भी एसेंशियल चीज़ें हैं वो आ जा सकती है न्यूक्लियस के अंदर और बाहर। ठीक है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज़ pores which regulates the movement of material in and out of nucleus। ठीक है।
तो ये हो गया बेसिकली कि असल में उसमें पोर्स होते हैं, पोरस होता है। एंड इनसाइड न्यूक्लियस, नॉट न्यूक्लियस, इनसाइड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, it contains न्यूक्लियोलस, ये आपको पता ही है, एंड आपके क्रोमोसोम्स एंड क्रोमैटिन मटेरियल। ये बेसिक चीज़ें आपकी प्रेजेंट होती हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक है, आपका न्यूक्लियोलस, क्रोमोसोम्स एंड क्रोमैटिन मटेरियल। ठीक है, इसके बाद आपके जो क्रोमैटिन मटेरियल होते हैं, क्रोमैटिन मटेरियल कंसिस्ट डीएनए, डीएनए की फुल फॉर्म होती है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये फुल फॉर्म है आपके डीएनए की। डीएनए रिस्पॉन्सिबल है आपके जो भी ट्रेड्स आते हैं आपके पेरेंट्स से आपके ऊपर, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है डीएनए। ठीक है, एंड प्रोटीन्स इसमें प्रेजेंट होता है। आपका डीएनए प्रेजेंट होता है क्रोमैटिन मटेरियल्स में, एंड प्रोटीन्स क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, तो इसलिए प्रोटीन तो हर जगह इंपॉर्टेंट है ही जहाँ पे मतलब आपको एनर्जी की ज़रूरत है या कोई ट्रेड्स पास ऑन करने की ज़रूरत है। ठीक है, फिर नेक्स्ट चीज़ आ जाती है आपकी कि आपके जो क्रोमोसोम्स होते हैं, जो क्रोमोसोम्स हैं, chromosomes contains all the inheritance character which is passed to next generation। ठीक है, आपके इनहेरिटेंस के करेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम्स में। ठीक है, तो ये बेसिक सा आपका मैंने न्यूक्लियस के बारे में लिखा है कि न्यूक्लियस आपका और क्या क्या कंटेन करता है ये सब। ठीक है, अब इसके अलावा अगर हम डायग्राम देखना चाहें न्यूक्लियस का, तो न्यूक्लियस का डायग्राम इस तरीके से कुछ दिखता है कि ये आपका राउंड हो गया, ये आपका बेसिकली न्यूक्लियस। ठीक है, एंड इसकी जो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, ये पोरस होती है, छेद होते हैं इसके। ठीक है, तो ये जो आपके जो छेद होते हैं इन्हें हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर्स, जहाँ से आपका जो भी सामान वगैरह है वो सब आ जा सकता है। फिर अंदर आपका जो मेन होता है वो होता है न्यूक्लियोलस, इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। ठीक है, ये आपका न्यूक्लियोलस, प्लस इसके अलावा यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं आपके थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम बोलते हैं क्रोमैटिन मटेरियल। ठीक है, ऐसे ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपके प्रेजेंट रहते हैं, जिसे हम क्रोमैटिन मटेरियल बोलते हैं, और ये आपका यहाँ पे आ जाता है साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये सारा साइटोप्लाज्म है आपका। ठीक है, तो अगर हम लेबल करें तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है आपका क्रोमैटिन मटेरियल। ठीक है, दिस इज़ योर न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस एंड दिस इज़ योर न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, तो ये बेसिक आपका स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस का। ठीक है, न्यूक्लियस इस तरीके का, अगर हम जूम आउट करके देखें तो इस तरीके का दिखता है। ठीक है,
तो अब जैसे हमने क्रोमैटिन मटेरियल के बारे में बात करी, तो क्रोमैटिन मटेरियल की डेफिनेशन टाइप लिख लेते हैं हम। क्रोमैटिन मटेरियल, ठीक है। तो जो क्रोमैटिन मटेरियल है, सबसे पहले थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये तो आपको लिखना ही लिखना है अगर आपसे पूछ लिया जाए, क्योंकि यहाँ पे आप देख ही रहे हैं कि इट इज़ अ काइंड ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, ठीक है। अब असल में ये जो क्रोमैटिन मटेरियल होता है बनता किससे? इट इज़ मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स, ठीक है। ये मैं मेंशन कर चुका हूँ। डीएनए की फुल फॉर्म अब होपफुली मैं वैसे ऊपर लिख चुका हूँ, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, और प्रोटीन से ये बनता है, ठीक है। अब डीएनए की बात कर लेते हैं। अब डीएनए भी कुछ नया सा टर्म आपको लग रहा होगा, तो बेसिक नॉलेज आपको इन सब की होनी चाहिए। तो डीएनए क्या है? डीएनए आपका जनरली स्टोर्स all the necessary information फ्रॉम द सेल टू फंक्शन। जो भी मतलब सेल जो भी काम वाम कर रहा है उसके लिए बेसिकली नेसेसरी इन्फॉर्मेशन यही रखता है डीएनए, आपकी जो भी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है सेल के रिगार्डिंग, ठीक है। जैसे कि क्या क्या रखता है? अबाउट द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, उसका ध्यान रखता है कि उसकी इन्फॉर्मेशन आपके डीएनए में स्टोर होती है। देन अबाउट ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ठीक है। इसकी इन्फॉर्मेशन भी आपके डीएनए में स्टोर होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मेन पॉइंट असल में एक आता है नोट टाइप का, कि आपका जो क्रोमैटिन मटेरियल है, क्रोमैटिन मटेरियल वो गिव राइज टू, आपके दो चीज़ों को जन्म देता है, ठीक है। वो दो चीज़ें क्या क्या है? वो दो चीज़ें हैं आपकी क्रोमोसोम्स, ठीक है, एंड एक चीज़ है आपकी जीन्स। इन दो चीज़ों को जन्म देता है, ठीक है। मतलब ये दो चीज़ें जो क्रोमोसोम और जीन्स है, ये आपके क्रोमैटिन मटेरियल से ही बनते हैं। और कैसे बनते हैं उसको अगर हम देखना चाहें तो जैसे कि लेट से यहाँ पे लिख देते हैं कि आपका स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो कैसे बनते हैं देखिए, सबसे पहले ये आपके क्रोमैटिन मटेरियल है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इस टाइप के क्रोमैटिन मटेरियल है पूरे के पूरे, ठीक है। अब जब आपका सेल डिवीज़न होता है, स्पेसिफिकली मैंने बोला जब आपका सेल डिवीज़न होता है, तो मतलब ड्यूरिंग सेल डिवीज़न, स्पेसिफिकली जब सेल डिवीज़न होता है तो यही क्रोमेटिन मटेरियल जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हुए तो ये अपने आप को इस तरीके से अरेंज कर लेते हैं, ऐसे 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 ऐसे, इस तरीके से अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर आपका बना है इसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स, ठीक है। अब ये क्रोमोसोम्स है, अगर मैं इसको मैग्नीफाइड वर्जन अगर मैं देखूँ इसका, तो ये इस तरीके का दिखता है ऐसे। तो इसका ये जो पार्ट है एक सिंगल पार्ट पहले बना लेते हैं। तो ये जो सिंगल पार्ट है इसको मैं बोलता हूँ जीन। ये मेरा एक जीन है स्पेसिफिकली, इस ये पर्टिकुलर रीजन ये आपका एक जीन है, देन ये आपका एक जीन है, ठीक है। ऐसे ये आपका एक जीन है। तो इसका जो पार्ट है, एक पर्टिकुलर पार्ट जो होता है उसे हम जीन बोलते हैं, ठीक है। तो क्रोमोसोम के बारे में अगर लिखने के लिए आता है तो आप लिख सकते हैं कि क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो थ्रेड मैंने बताया ये क्या होता है, बेसिकली क्रोमेटिन मटेरियल ही है, ये आपकी क्रोमैटिन मटेरियल है। क्रोमैटिन मटेरियल ही है जो असल में अपनी शेप चेंज कर देते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन, इस टाइप के बन जाते हैं क्रोमोसोम जिन्हें हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी एक तरीके से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ही होंगे, स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन
nucleus that become visible only when cell division takes place। ठीक है, और हम ये सिंपल बोल सकते हैं कि इट इज़ मेड अप ऑफ जीन्स। ठीक है, आपके जीन से बने होते हैं। अब जीन क्या होता है? तो जीन को नॉर्मल हम बोल सकते हैं कि इट इज़ अ सेगमेंट ऑफ डीएनए ऑन अ क्रोमोसोम which are responsible for the transmission of traits from parents to offspring। ठीक है, तो बेसिकली जीन एक तरीके से सेगमेंट है आपका क्रोमोसोम का। ठीक है, क्रोमोसोम को हम डीएनए भी बोलते हैं, तो क्रोमोसोम का सेगमेंट है। तो ये जो सेगमेंट है, यहाँ पे आपकी सारी की सारी जो भी ट्रेट्स, जैसे आप जो ट्रेट लेते हैं, मतलब मदर फादर से आपके पास जो ट्रेट आता है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ जीन्स। ठीक है, और ये हम क्लास 10th में बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले एक प्रॉपर चैप्टर है, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन करके। तो उसमें आप जीन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरीके से क्या होता है। ठीक है, तो अभी बेसिकली जैसे हम बार बार सेल डिवीज़न की बात कर रहे हैं आखिरकार, तो हम समझ लेते हैं कि सेल डिवीज़न असल में कितने तरीके का होता है, और बेसिक मतलब समझ लेते हैं। डिटेलिंग हम नहीं करने वाले, क्योंकि डिटेलिंग आपकी सिलेबस में है भी नहीं। बट कभी कभी बेसिक आपसे पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ सेल डिवीज़न एंड इट्स टाइप, या फिर वो टाइप का नाम आपको बोल देंगे। ठीक है, तो वो डिस्कस हम कर लेते हैं। उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अगर एक नॉर्मल सेल है, इन नॉर्मल लिविंग सेल, अगर एक नॉर्मल लिविंग सेल है, तो उस सेल में आपके 46 क्रोमोसोम्स होंगे। ठीक है, एंड या फिर हम बोल सकते हैं, देखिए 46 क्रोमोसोम है, अगर मैं इसके पेयर बना दूं तो दो दो के पेयर बन जाएंगे, तो दैट इज़ 23। तो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, या तो 46 क्रोमोसोम्स हो, नहीं तो 23 पेयर्स हों। तो ये आपका होता है नॉर्मल सेल का स्ट्रक्चर, कि असल में इतने तो उसके पास होते ही होते हैं। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं, जब ये लिविंग जो नॉर्मल लिविंग सेल है, इसको हम बोलते हैं, जो इस टाइप के सेल है जिसमें 46 क्रोमोसोम्स हो एंड 23 पेयर्स हो, उन्हें हम बोलते हैं डिप्लॉयड सेल। ठीक है, हम डिप्लॉयड सेल का नाम दे देते हैं। बट अगर मैं उसी तरीके से, जैसे अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ, तो इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होगा। ये आपका जो न्यूक्लियस है, इसमें होंगे 2n। n अभी 2n क्यों आया, तो वो अभी समझ आ जाएगा कि असल में अगर ऐसा होता है, इफ़ अगर कोई ऐसा सेल है जिसमें आपके 23 क्रोमोसोम्स हैं, जोम्स एंड नो पेयर, क्योंकि इससे तो क्या ही आप पेयर बनाएंगे, नो पेयर। तो ये जो कैटेगरी है, इन कैटेगरी को अगर सेल में ऐसा हो जाता है, तो वो टाइप के सेल को हम बोलते हैं हिप्लॉइड सेल। ठीक है, तो हिप्लॉइड सेल जो है, असल में इनके जो आपके रहते हैं, ये एन में रहते हैं। ठीक है, नॉर्मल एन है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 2n लिखा है, क्योंकि 23 का डबल है 46। ठीक है, 23 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इट इज़ 46। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे n लिखा है, यहाँ पे 2n लिखा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके दो सेल होते हैं। एक है आपका डिप्लॉयड, जिसमें 46 क्रोमोसोम्स हैं एंड 23 पेयर्स हैं, और दूसरा है आपका हेप्लॉइड, जिसमें आपके सिर्फ और सिर्फ आपके 23 क्रोमोसोम्स हैं एंड नो पेयर। ठीक है, अब सेल डिवीज़न की बात करते हैं। अगर होपफुली अगर आपको ये समझ आ गया है, तो सेल डिवीज़न अब कोई मुश्किल बात नहीं है आपके लिए। देखो, सेल डिवीज़न सेल डिवीज़न जब भी होता है ना हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में,
तो ये दो तरीके से होता है। सबसे पहला जो आपका होता है वो होता है माइटोसिस, ठीक है, एंड देन इट इज़ मियोसिस। कुछ स्कूल में पढ़ाते हैं, कुछ स्कूल में नहीं भी पढ़ाते हैं, ठीक है। तो वैसे अब सब हमें लेके तो सबका ही चलना पड़ेगा। तो माइटोसिस मियोसिस जनरली होता क्या है, बेसिक डिफरेंस अगर मैं आपको बताऊं तो ये है कि लेट से देखो, जब भी कोई चीज़ आती है, सेल डिवाइड हो रहा है, मतलब किसी ना किसी कोई चीज़ से कोई और इंसान बन रहा है, ठीक है, कोई और सेल बन रहा है। तो वो किस तरीके से बन रहा है, जैसे कि अगर मैं माइटोसिस की बात करूं तो जो चीज़ बेसिकली एक होगा आपका मदर सेल, ये तो आपको पता ही होगा कि एक मदर सेल होता है एंड वन इज़ डॉटर सेल, जो मदर सेल से आते हैं डॉटर सेल, ठीक है। तो जो आपका मदर सेल होता है, अगर लेट से वो मेरा आपका डिप्लॉइड सेल है 2n है, ठीक है, अगर वो मेरा डिप्लॉइड सेल है तो मेरा डॉटर सेल होगा वो भी डिप्लॉइड बनेगा, वो भी डिप्लॉइड बनेगा। बट जब मैं बात कर रहा हूँ मियोसिस की, तो मियोसिस में क्या होता है, आपका जो मदर सेल है वो लेट से मैंने डिप्लॉइड ले लिया मदर सेल, ये आपका मदर सेल है, ठीक है। और ये जो मदर सेल है ये आपका बनाएगा हैप्लॉइड, डॉटर आपके जो होंगे डॉटर सेल वो आपके हैप्लॉइड होंगे, ये हैप्लॉइड है, ठीक है। तो बेसिकली ये होता है, यहाँ पे एग्जैक्ट कॉपी होती है आपकी, कि एग्जैक्ट कॉपी ऑफ मदर सेल, ठीक है। और यहाँ पे कोई ऐसी कॉपी नहीं होती, नॉट अ कॉपी ऑफ मदर सेल, ठीक है, ऐसी कोई कॉपी नहीं होती। यहाँ पे एग्जैक्ट कॉपी होता है क्योंकि आपका सेल बिल्कुल भी डिवाइड नहीं हो रहा है, बस एग्जैक्टली जो आपका न्यूक्लियस में प्रेजेंट था, जितना भी मटेरियल प्रेजेंट था, सारा आपने डॉटर सेल को दे दिया, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपकी मियोसिस में आपके दो तरीके, मतलब डिटेलिंग तो हम नहीं करेंगे, ठीक है। आपका सिंपल ये समझिए कि आपका डिप्लॉइड से हिप्लॉइड बन जाता है, हैप्लॉइड बन जाता है, ठीक है, और एग्जैक्ट कॉपी नहीं रहता। अब यहाँ पे क्या होता है कि लेट से आपकी जो ये मदर सेल है ये आपके दो डॉटर सेल को जन्म देती है और दोनों के दोनों आपके डिप्लॉयड रहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका जो मदर सेल है वो आपकी डिप्लॉयड है, बट ये आपके चार हैप्लॉइड को जन्म देती है, ये आपका एन 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 एन, चार डॉटर सेल्स को बेसिकली जन्म देते हैं जो मियोसिस होता है, ठीक है। अब अगर हम एग्जांपल देखें तो जैसे माइटोसिस में अगर आप देखेंगे तो आपके जो भी सेल, जैसे ब्रेन आपका न्यूरॉन का सेल है, फैट सेल है, ये सारे सारे आपके माइटोसिस करते हैं। मियोसिस कौन करता है, मियोसिस वो करते हैं जनरली जो आपके सेक्स सेल है, जैसे कि मैं बात करूँ स्पर्म एंड आपका ओवम, तो ये बेसिकली रिप्रोडक्शन का पार्ट है मियोसिस। मियोसिस में क्या होता है, जैसे अगर आप हैं तो जैसे स्पर्म जो होता है, स्पर्म एक्ट करता है, ठीक है, और वो स्पर्म आपका जाइगोट पे जो आपका ओवम होगा वहाँ पे एक्ट करेगा, जिसकी वजह से इनके मिक्सचर से आपका क्या बनेगा, ये पूरा का पूरा आपका जाइगोट, ठीक है, इसे हम जाइगोट कहते हैं। जो इनिशियल स्टेज होता है बेबी का, ठीक है, ये जाइगोट बन जाता है पूरा का पूरा। तो अगर यहाँ पे, क्योंकि देखो आप जो बनकर आ रहे हो, आप एज अ ह्यूमन बीइंग बनकर आ रहे हो, तो आपके लिविंग सेल होंगे, तो आपको कितने क्रोमोसोम चाहिए, 46 क्रोमोसोम चाहिए, ठीक है। अब अगर ये लेट से अगर आपका ये जो स्पर्म है इस पर अगर 46 होते एंड ये जो आपका ओवम है इसमें अगर 46 होते, तो टोटल मिला के तो आपके ज़्यादा क्रोमोसोम बन जाते। तो इसीलिए ऐसा नहीं होता, ये आपके 23 क्रोमोसोम कैरी करता है, हाफ हो जाते हैं, एंड ये आपका 23 क्रोमोसोम करता है, जिसकी वजह से जब हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो हमें टोटल वो जो जाइगोट मिलता है वो पूरा 46 क्रोमोसोम का होता है, मतलब आपके पास वो 46 क्रोमोसोम्स आ जाते हैं, ठीक है, लिविंग सेल में। तो ये फंडा रहता है कि असल में मियोसिस में एंड माइटोसिस में, ठीक है। वैसे कोई ज़्यादा जानने की ज़रूरत है नहीं एज सच, बस सिंपल ये समझिए कि असल में आपके दो दो पॉइंट है समझने वाले, ठीक है, ये दो पॉइंट, कि असल में आपका जो माइटोसिस होता है उसमें आपका डिप्लॉइड सेल, आपका जो मदर सेल होता है वो डिप्लॉइड अगर हमने लिया है तो वो डिप्लॉइड डॉटर सेल ही देगा और एग्जैक्ट कॉपी होगा मदर सेल की, डॉटर सेल, ठीक है। यहाँ पे मदर सेल आपका डिप्लॉइड आपने लिया बट आपको हिप्लॉइड मिलेगा और कॉपी नहीं रहेगा मदर सेल का, ठीक है। एंड यहाँ पे आपका दूसरे जानने वाली चीज़ है कि वो जो जब भी ऐसा कुछ होता है तो वो दो को जन्म देता है, मतलब दो डॉटर सेल आपके ओरिजिनेट होते हैं
फ्रॉम वन मदर सेल आपके माइटोसिस में, बट मियोसिस में आपके 4 डॉटर सेल ओरिजिनेट होते हैं और सारे के सारे हिप्लॉइड रहेंगे। ठीक है, बस सिंपल 2 चीज़ें हैं जानने के लिए। बाकी अगर आपको डेफिनेशन इसकी लिखनी है तो आप खुद लिख सकते हैं, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं। सिंपल इस तरीके से लिखना कि जो जो समझाया है वो एक बार लिख लेना, और अगर आप मुझे दिखाते हैं तो मैं देख भी लूँगा, चेक भी कर लेंगे। ठीक है, चलिए फिर आज की वीडियो के लिए बस इतना ही करते हैं। आपके लिए होमवर्क रहेगा कि रिवाइज़ करिएगा, और अगर कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं समझ आता, कोई डाउट है तो मेरे से पूछिएगा। तो चलिए फिर आज की वीडियो के लिए बस इतना ही।